Welcome friends, welcome you once again on my YouTube channel Your Knowledge World. This is प्रतिभा। और जैसे कि अभी हम बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री में 2 लेक्चर्स हमने ले लिए हैं। तो अब बारी आ गई है कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि हम हमारी प्रिपरेशन को असेस कर पाएँ कि कहाँ तक हमारी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो चलिए कि अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करेंगे तो अच्छा होगा, उन्हें भी फ़ायदा पहुँचेगा इसका। और क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है आज का, क्योंकि क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और क्वेश्चंस बहुत ही इजी भी हैं, और जो सी पार्ट के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हमें अपना माइंड अप्लाई करना पड़ता है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। सभी क्वेश्चंस प्रीवियसली आए हुए हैं CSIR के एग्ज़ाम में। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसे देखते हैं लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देयर आर 6 डिफरेंट स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पिक द कॉम्बिनेशन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। उनमें से हमें सारे स्टेटमेंट्स, वो ऑप्शन पिक करना है जिसके अंदर सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो चलिए हम स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइशियम डिफर इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने जब आइसोटोप पढ़ा था, हमने आइसोटोप पढ़ा था, तो आइसोटोप के अंदर हम पढ़ रहे थे, जब हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 आइसोटोप्स थे, 1H1, 1H2 एंड 1H3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइशियम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो होता है 1, यानी इनका जो एटॉमिक नंबर है ये सबका सेम है, और यही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफर नहीं करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हम यहाँ पे 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। अब आइए हम देखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइशियम डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, जो हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, ये होता है नंबर ऑफ एटॉमिक मास। ये होता है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को मिला करके यहाँ पर एटॉमिक मास की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन 1 ही है तो यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन 1 है तो यहाँ 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ प्रोटॉन 1 है तो यहाँ 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफर कर रहा है, 0, 1 एंड 2। तो ये वाला जो ऑप्शन है कि ये सब न्यूट्रॉन के नंबर्स में डिफर करते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, और इस तरह से हम सीधे मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, जो कि बिल्कुल सही है। इसे हम कंफर्म करने के लिए डी और ई ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। डी ऑप्शन कह रहा है कि ट्राइशियम इज़ रेडियो एक्टिव एंड डिकेज टू हीलियम। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ट्राइशियम रेडियो एक्टिव होता है। जबकि सी ऑप्शन कह रहा है कि ड्यूटेरियम एंड ट्राइशियम बोथ आर रेडियो एक्टिव एंड डिके टू हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम रेस्पेक्टिवली। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये हमने देखा था कि ट्राइशियम ही ओनली रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन 14 डिकेज टू नाइट्रोजन 14, ये हमने देखा था कि C614 जो होता है, जब इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकल जाता है, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक मास है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, जबकि एटॉमिक नंबर में एक का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या, ये माइनस हो गया यहाँ पे। तो ये 7 और ये नाइट्रोजन, हाँ यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन 6 जो है उसका एटॉमिक मास अगर 14 है, उसमें से अगर एक हम बीटा पार्टिकल निकाल देते हैं, तो यहाँ पर जो एटॉमिक, एक अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक प्रोटॉन भी निकलेगा, ठीक है। तो फिर से गलत कर दिया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से चेंज हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया, ये अब एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया है, ये 7 हो गया है, और ये नाइट्रोजन 14 में चेंज हो गया है। तो कार्बन 14 जो है अगर उसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो वो नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑन द मोलर स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इन अ नॉन पोलर एनवायरमेंट प्रोवाइड्स हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू द बायोमॉलिक्यूल। अब देखिए, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं एनवायरमेंट कैसा है, नॉन पोलर एनवायरमेंट, यानी वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर चार्जेस नहीं होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हम सीधे सीधे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हम देखते थे कि वहाँ पे जो चार्ज नॉन पोलर एनवायरमेंट है, तो यानी कि वहाँ पे क्या नहीं है, वाटर नहीं है, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर है, तो वाटर तो है नहीं, तो वाटर नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे नहीं हो सकती। अब देखते हैं कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा। तो वॉन डर वाल बॉन्ड वहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि ये वीकेस्ट है, ठीक है, ये होता है वीकेस्ट, तो वॉन डर वाल भी हम कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, सॉल्ट ब्रिज और हाइड्रोफोबिक। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। नॉन पोलर एनवायरनमेंट में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन हाइड्रोफोबिक में भी आप जानते हैं कि जो पोलर एनवायरनमेंट है, यानी हमें जो चारों तरफ एनवायरनमेंट चाहिए वो तो वाटर का ही होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल्स है वो नॉन पोलर हो सकते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट है चारों तरफ का वो तो वाटर ही चाहिए होता है हमें इस केस में भी। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कौन देगा यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज। तो ऑप्शन नंबर, तो वी कैन से कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Move to the next question. Which of the following interaction plays a major role in stabilizing BDNA? ये आप याद भी रख सकते हैं सिंपली, बहुत ही सही है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। अगर हम BDNA की बात करते हैं, यानी B फॉर्म ऑफ DNA, तो वहाँ पे सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं, जो उसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं। तो इसे आप सीधे याद रख लीजिए कि ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस जो होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं BDNA के स्टेबलाइजिंग की, इसकी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन है ईयर भी, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आउट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्कीम शोन बाय द फॉलोइंग विच वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इन ए गिवन सॉल्वेंट कंडीशन। अब आप एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड को रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं कि जो वाटर है H, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब एक जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे हो, एक तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, वो देखिए वो चारों में है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन एक तो हाइड्रोजन जो है वो किसी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाउंड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमें याद होंगे, आपको भी याद होंगे FON, ये सबसे ज़्यादा हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, जिसके अंदर F बायोलॉजिकल सिस्टम में जनरली नहीं पाया जाता है, तो O को ही हम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं, इससे बाउंड है। और साथ ही साथ यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड यहाँ पर आएगा, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। अब हमें डिसाइड करना है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा। आप स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि O- यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन के साथ में बाइंड है, क्योंकि O वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके खींचने की कोशिश करेगा, तो दूसरा जो बॉन्ड होगा वो यहाँ पे इन कंपैरेटिवली कि यहाँ वाला जो बॉन्ड होगा ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और यहाँ वाला जो बॉन्ड बनेगा ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा O के साथ, तो O के साथ जहाँ भी बन रहे हैं ये दोनों तो वीक नहीं हो सकते। अब बारी आई कि इन दोनों में से हमें देखना है कि वीकेस्ट कौन सा होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर O है और यहाँ पे अगर H है, तो ये O भी N से ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो N से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड तो स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होना ही क्या है, मुश्किल है। तो यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग वीकेस्ट जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा ये वाला। ये वाले बॉन्ड में क्या होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इतना वीकेस्ट नहीं होगा जितना कि, इतना वीक नहीं होगा जितना कि ये वाला वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या आप इसे सिंपली ये भी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन को हम पहले ही कैंसिल आउट कर सकते हैं कि जहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो अच्छा ही बनेगा, यानी वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग ही बनेगा, यानी ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा और ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बचे HN और यहाँ पे भी HN। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड है जहाँ पे N है और इस साइड यहाँ पे हमारे पास O है, तो ये हम देख सकते हैं कि O की प्रेजेंस की वजह से ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और ये वाला बॉन्ड हमारे पास वीक होगा। तो वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हम लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर D।
Which one of the following non-covalent interaction between two non-bonded atoms A and B is the most sensitive to the distance between them? अब आपको अगर याद हो तो शायद मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वान डर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डिस्टेंस के लिए। अगर आपको नहीं भी याद है तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, तो हम इस चीज़ से और हम इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि दो हमारे पास नॉन बॉन्डेड एटम्स है, उनके चार्ज के बारे में हमको पता नहीं है और नॉन कोवेलेंट है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग वहाँ पे हो नहीं सकती है। ये चार्ज है या नहीं है ये भी हमें पता नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि ये चार्ज नहीं है, अगर हमें नहीं दिया हुआ तो हम यही मानेंगे कि ये अनचार्ज है, क्योंकि अगर यहाँ पे दिया हुआ होता कि ये चार्ज है तो ही हम इसे चार्ज मानते। तो परमानेंट डाइपोल्स, ये हमें कंडीशन कहीं नहीं दे रखी, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फुल्ली आयोनाइज्ड, ये कंडीशन भी हमें कहीं नहीं दे रखी, तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे साल्ट ब्रिज बनेंगे, तो ये कंडीशन भी हमारी कैंसिल आउट हो गई। अब बची ये दो कंडीशन, क्योंकि इन दोनों में हमारे पास अनचार्ज मॉलिक्यूल्स है। अब चूँकि अनचार्ज मॉलिक्यूल्स है तो आप देख सकते हैं कि दो अनचार्ज मॉलिक्यूल के बीच में ही डिस्टेंस का फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, इसी तरह से यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। तो अगर हम ये दोनों पास पास लाएंगे, अगर हम ये दोनों मॉलिक्यूल्स को पास पास लाने की कोशिश करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रिपेलिंग होगी यहाँ पे, तो इस डिस्टेंस का ही फ़र्क क्या पड़ेगा, इस सबसे ज़्यादा डिस्टेंस का फ़र्क इसी चीज़ पे पड़ेगा कि अगर हम डिस्टेंस को अलग अलग करते हैं तो इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम इन्हें पास पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों ही अनचार्ज है और एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट पॉसिबल है या मोस्ट सेंसिटिव है हमारा डिस्टेंस के अगेंस्ट। क्योंकि अगर हम ऐसे भी देखें, अगर मान लीजिए वो परमानेंट डाइपोल्स भी होते तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्टेंस का इतना फ़र्क नहीं पड़ता और साल्ट ब्रिज में भी डिस्टेंस का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस का फ़र्क पड़ रहा है यहीं वान डर वाल्स में, जब हम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों आयनाइज्ड के केस में भी प्लस और माइनस होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में भी हाइड्रोजन पे प्लस होता है स्लाइटली, और जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों ही जगह पे प्लस माइनस हमारे पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का फ़र्क नहीं पड़ता, अट्रैक्शन होगा ही होगा। लेकिन इस केस में डिस्टेंस का फ़र्क पड़ रहा है कि जैसे जैसे ये पास में आएंगे तो यहाँ पे इंट्रैक्शन जो होगा वो इस तरह का क्यों होगा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन ए एंड बी इज़ 400 किलो जूल पर मोल। द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दैम, ये आप याद रख लीजिए, ये मैंने आपको बताया भी था कि कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है, 80 है या 90 किलो कैलोरीज में मैंने आपको बताया था। अगर किलो जूल में हम बात करते हैं तो 400 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनफेवरेबल फॉर प्रोटीन फोल्डिंग। अब देखिए प्रोटीन फोल्डिंग के लिए क्या अनफेवरेबल हो सकता है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, नहीं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन तो होते हैं प्रोटीन में, वान डर वाल्स इंट्रैक्शंस भी होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल एंट्रोपी, अगर अब देखिए एंट्रोपी नहीं होगी, और दूसरी चीज़ की एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस जो होगी वो अगर ज़्यादा होगी वहाँ पे तो प्रोटीन फोल्ड हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो इधर उधर भागेंगे ना। तो प्रोटीन फोल्डिंग के लिए जो एंट्रोपी है वो मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि एंट्रोपी जो ऐसी चीज़ है वो इसके लिए अनफेवरेबल है, एंट्रोपी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। एंट्रोपी होगी तो रैंडमनेस होगी, प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पे रैंडमनेस नहीं चाहिए, यानी एंट्रोपी हमें नहीं चाहिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें हो जाएगा अनफेवरेबल, जो नहीं चाहिए वही पूछा है, तो सी विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रोटीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म एज फॉलोअर्स। इस तरह से बनता है कि एक डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और एक एक्सेप्टर है, ठीक है। ये इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और ये हाइड्रोजन है यहाँ पे बीच में। हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर फेवरेबल इफ द एंगल बिटवीन द DH एंड A, यानी इन तीनों के बीच में किस तरह का एंगल बनेगा। तो ये मैंने आपको बताया था, मुझे अच्छे से याद है कि ये मैंने आपको बताया था कि डोनर, हाइड्रोजन और एक्सेप्टर के बीच में जो एंगल होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल किस कंडीशन में होगा, जब ये इस तरह से होंगे, यानी 180 डिग्री जब इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है तब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो स्लाइटली आप इसको एक रेंज में मान सकते हैं कि मैंने आपको बताया था 150 से 180 इनका
रेंज हो सकता है, 150 से 180 ही स्टेबल होते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा, 180। अब ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है सी पार्ट में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और ये क्वेश्चन हम लोग एक तरीके से मान लीजिए कि कर चुके हैं, क्योंकि मैंने जब आपको बताया था कि जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वैल्यूज़ ऑफ Tm यानी मिड पॉइंट ऑफ डीनेचुरेशन, ठीक है, डेल्टा H एंथैल्पी एट Tm एंड डेल्टा C कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी चेंज ऑफ ए प्रोटीन एंड मेजर्ड इन डिफरेंट स्कैनिंग कैलोरीमीटर। Delta G dt, the Gibbs free energy change at any temperature can be estimated using the following form of Gibbs-Helmholtz equation with the values obtained from these measurements, ठीक है। The stability curve, सबसे important जो इस क्वेश्चन में ये जो दे रखा है ये सिर्फ बच्चे को उलझाने के लिए है, उसे कंफ्यूज करने के लिए है कि वो बढ़ के घबरा जाए। क्वेश्चन सिर्फ इतना सही है, क्वेश्चन सिर्फ यही है। क्वेश्चन पढ़िए, द स्टेबिलिटी कर्व फॉर द प्रोटीन स्टिमुलेटेड यूजिंग द ऑब्जर्व थर्मोडाइनमिक वैल्यूज इन गिवन वैल्यू। यहाँ पे डेल्टा एच जी दे रखी है फ्री एनर्जी और यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है आपको। द शेप ऑफ द स्टेबिलिटी कर्व इज ड्यू टू, किस वजह से ये वाली शेप यहाँ पे होगी, तो किस वजह से होगी आपको मैंने बताया था, जब मैंने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बताया था आपको, तब मैंने बताया था कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, बेल शेप्ड होता है। यानी एक्सट्रीम जब लो टेम्परेचर्स होता है या हाई टेम्परेचर होता है, यानी जब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं तब वहाँ पे डीनेचुरेशन होता है, तब वहाँ पे क्या होता है, डीनेचुरेशन होगा। और जो फ्री एनर्जी होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम हो जाएगी। और फ्री एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा कहाँ होगी, जब ये रीनेचर करेगा, यानी कि फिर से बन जाएगा, प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्ड हो जाएगा या प्रोटीन प्रॉपर्ली उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ इस कंडीशन में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो डीनेचुरेशन जो होता है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के केस में। तो ये वाला जो ग्राफ है, और सभी जो इंटरेक्शंस में आप अगर ग्राफ देखेंगे तो टेम्परेचर के साथ आपको ग्राफ हमेशा इसी तरह का दिखाई देगा, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे डीनेचुरेशन होने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ता है वैसे तो डीनेचुरेशन हो ही रहा है, लेकिन कई बार टेम्परेचर के कम होने पर आप देख सकते हैं तब भी डीनेचुरेशन होता है। यानी लो कंडीशंस में भी, जब लो टेम्परेचर कंडीशन होगी उस कंडीशन में भी डीनेचुरेशन होता है। क्योंकि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, और उनको चारों तरफ से हाइड्रोजन ने घेर लिया है, और उसके बाद में वो कोशिश करता है कि इन दोनों को एग्रीगेट कर दे और इस तरीके से चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। तो ठीक है, जैसे ही ये वाली जो कंडीशन होगी ये मोस्ट स्टेबल होगी और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। लेकिन जैसे ही लो टेम्परेचर के ऊपर जाता है तब वापस से ये वाली कंडीशन को अटेन करने की कोशिश करता है वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, डीनेचुरेशन की प्रोसेस इस कंडीशन में लो टेम्परेचर पर भी होती है और हाई टेम्परेचर पर भी होती है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ हमें सिर्फ और सिर्फ मिलता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस में। ये क्वेश्चन देखिए, अगेन वॉन डेर वाल्स पे है। इफ़ वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग रिलेशन। यहाँ पे यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, चाहे तो आप इसे सिंपली लर्न भी कर सकते हैं, भले ही आप ऐसे याद ना रखें, लेकिन इतना याद रखें कि इस तरह की इक्वेशन अगर आपके सामने आती है तो यहाँ पे जो ए है ये बता रहा है रिपल्शन को, वॉन डेर वाल्स के अंदर जो रिपल्शन होता है, और बी जो बता रहा है वो बता रहा है इलेक्ट्रॉन शेल के अट्रैक्शन को। ठीक है, और Q1 और Q2 चार्ज है और इन दोनों चार्ज के बीच में पार्शियल चार्जेस हैं डाइपोल्स पे, और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। जब हम वॉन डेर वाल्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक अनचार्ज मॉलिक्यूल है, दूसरा भी अनचार्ज मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इंस्टेंटेनियसली कोई डाइपोल क्रिएट हो जाता है तो प्लस और माइनस इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये इसके पास में आता है तो यहाँ पे भी डाइपोल क्रिएशन हो जाएगा और इन दोनों के बीच में एक वीक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था वॉन डेर वाल्स के अंदर। तो इस केस में क्या होता है कि जब वहाँ पे रिपल्शन का केस है तो वहाँ पे हम बात करते हैं ए पैरामीटर की, और जब इलेक्ट्रॉन शेल अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन शेल इससे पॉजिटिव वाले से यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है तब वहाँ पे इसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में
ए के बारे में पूछा है कि ए क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो ए जो है वो जैसे मैंने आपको बताया रिपल्शन को, तो ये डाइपोल डाइपोल रिपल्शन को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। तो डाइपोल डाइपोल रिपल्शन कि ये डाइपोल और ये डाइपोल है, इनके बीच में रिपल्शन किस तरह का होगा ये ए पर डिपेंड करता है। कि अगर ये मान लीजिए कि ये पास पास है अभी, लेकिन अगर ये बहुत पास पास आ जाते हैं तो अब देखिए जैसे ही इनके बीच में एक इंटरेक्शन बनेगा, ये इंटरेक्शन बन गया है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे स्लाइड है, लेकिन इंटरेक्ट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पूरे इधर हो जाएंगे, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रहेंगे, तो इनके बीच में एक रिपल्शन क्रिएट होने लग जाएगा। तो ये जो रिपल्शन है, ये डाइपोल डाइपोल रिपल्शन जो है ये किसकी वजह से हो रहा है, इसको हम इस ए पैरामीटर इसको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन प्रोटीन अकर्स व्हेन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कम्पीट फॉर द सेम हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इस तरह से ही होता है, डोनर होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक्सेप्टर। ये देखिए ये वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था बॉन्ड एंगल के बारे में, जो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल के बीच में बनता है, इनके बीच में। वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, इसलिए PYQ या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से हमसे वो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हमें एक बार सॉल्व जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमसे वही पूछा है कि थीटा जो है बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर वॉज डिटरमाइंड बाय लार्ज नंबर ऑफ एक्स-रे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड शोन बिलो। इस तरह से डिटरमाइन किया गया है। तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा थीटा है जो ऑब्जर्व किया गया है, कौन सा थीटा पॉसिबल है। यहाँ देखिए रेंज क्या है, 100 से कम ही आ रही है, 50 मान लीजिए, हाँ यहाँ पे 50 या 75 के अप्रॉक्स आ रही है, वहाँ से लेकर के 140 तक है, तो ये कैंसिल, ये नहीं हो सकता। क्यू है ये 140 से लेकर के 200 तक आ रही है, और जो आर है ये हमारी 150 से लेकर के 190 तक आ रही है। तो मोस्ट फेवरेबल तो हमारा आर ही हो गया, पी वाला ऑप्शन वैसे ही करेक्ट कैंसिल आउट हो गया। अब क्यू और आर में से हमें चूज़ करना है, तो मोस्ट फेवरेबल कौन सा है, आर, क्योंकि 180 के आसपास कौन सा है, आर वाला, 150 to 190। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो मैच द फॉलोइंग बॉन्ड्स विद देयर अप्रॉक्सीमेट एनर्जीज। एनर्जी के बारे में मैंने आपको एक रिकैप दिया था। हो सकता है कि वैल्यूज़ एग्जैक्टली मैच ना करें, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो वो हम जानते हैं कोवेलेंट की होती है। कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आयनिक बॉन्ड की होती है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड की होगी, और वॉन डर वाल्स जो होंगे वो सबसे वीक फोर्स होते हैं। तो इस हिसाब से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड यानी 80, मिनिमम वॉन डर वाल्स यानी ये दो हमारा फिक्स है। तो ये कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और 3 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब 2 और 4 में देखना है। यहाँ पे ए है 2, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की 40 किलो कैलोरी और आयनिक बॉन्ड की 3 किलो कैलोरी, ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि आयनिक बॉन्ड की 40 होनी चाहिए और हाइड्रोजन बॉन्ड की 3 होनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 भी कैंसिल हो गया यहाँ से। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपका रिवीजन भी हो गया होगा जो भी हमने पढ़ा था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे हम इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और फिर उन पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।